सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। फाइनली आ चुका है सनराइज काउंटडाउन आर्क, जिसमें हम देखने वाले हैं मुजान किबुत्सुजी वर्सेस सारे हाशिरास, मतलब जितने भी हाशिरास जिंदा है। और इस फाइट के बाद कितने हाशिरास जिंदा बचेंगे ये हमें आर्क के बाद पता चलेगा। ये वाला आर्क पूरी सीरीज का सबसे इंटेंस आर्क है, मैं तो कहूंगा एनिमे वर्ल्ड का सबसे इंटेंस आर्क, जिसमें कॉन्स्टेंटली हाशिरास और डीमन स्लेयर्स पर मौत का खतरा रहेगा। और क्या वो इन दी एंड मुजान को हरा पाएंगे? सभी सवालों के जवाब इस आर्क के एंड में हमें दे दिए जाएंगे। और ये फाइनल आर्क है डीमन स्लेयर सीरीज का, इसलिए जितना हो सके उतना इस आर्क को एंजॉय करना। तो प्रीवियसली इस इनसेन स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मुजान किबुत्सुजी अपने ककून से बाहर निकल चुका है और दर्जनों डीमन स्लेयर्स को मार चुका है। और ये जानने के बाद किरिया पूरी तरीके से हिल जाता है। उसे लगता है कि अगर वो अच्छे से मैनेज करता तो इतने डीमन स्लेयर्स की मौत नहीं होती, और इस सब का दोषी वो खुद को समझता है। इसीलिए कन्नाता, जो कि उसकी बड़ी बहन है, वो उसे एक जोरदार चांटा लगाती है ताकि इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे किरिया डिमोटिवेट ना हो, और उस पर चिल्लाती है कि उसका फॉल्ट नहीं है, अब अपने काम पर ध्यान दो। जिससे किरिया को समझ में आता है कि उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर्स ने भी सेम प्रेशर का सामना किया है और अभी तो रिग्रेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और क्योंकि इस पॉइंट तक सारे अपर मून्स मर चुके हैं, इसीलिए सारे हाशिरास और सारे डीमन स्लेयर्स अपना सारा फोकस मुजान पर कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैसेंजर क्रो सारे हाशिरास को इन्फॉर्म कर देता है कि मुजान अपने ककून से बाहर आ चुका है, इसलिए अब सभी हाशिरास को एक साथ आने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ सभी हाशिरास ने अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया था, वहीं मित्सुरी और ओबोनॉय अभी भी नाकिमे से लड़ रहे थे। और इस बात से वो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि नाकिमे को हरा पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि नाकिमे तो उनसे फाइट कर ही नहीं रही, ऊपर से मुजान भी बाहर आ चुका है। लेकिन तभी कोई मित्सुरी को पीछे खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो और गियू को, जो कि पहले हाशिराज हैं, जो कि मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और अब वो लोग आमने सामने हैं डीमन किंग के। जैसे ही तांजीरो मुजान को देखता है, उसके दिमाग में मेमोरीज की मानो बाढ़ ही आ जाती है कि कैसे मुजान की वजह से उसकी फैमिली मारी गई, नेजुको डीमन बन गई, और डीमन स्लेयर के रास्ते पर भी जो उसके फ्रेंड्स बने थे वो सभी मारे गए सिर्फ मुजान की वजह से। और ये सब सोचते हुए उसका खून खौलने लगता है, और अब बस वो मुजान को मारना चाहता था। लेकिन तभी हमारा वाटर हाशिरा गियू तांजीरो को शांत रहने के लिए कहता है। तभी मुजान बोलता है कि जितने भी डीमन स्लेयर्स की फैमिली या फ्रेंड मारे गए, वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि वो मुझे मार देंगे। हालांकि वो मुझे मार तो कभी पाए नहीं, लेकिन उन लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी खुद की जगह उनके दोस्त या उनकी फैमिली मारी गई और वह जिंदा है, क्योंकि इन द एंड जिंदा रहना ही सब कुछ है। फिर मुजान कहता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कई लोगों की कुर्बानियां तो लगती ही है। जैसे कोई भी फ्लड या अर्थक्वेक को दोष नहीं देता, भले ही इन डिजास्टर से उनकी फैमिली या फ्रेंड्स मारे जाएं। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। फिर मुजान कहता है कि एक्चुअल में विलन तो तुम लोग हो, जो हमेशा लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा लड़ाई से दूर भागता हूँ। और इतनी बकवास सुनने के बाद तांजीरो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बड़े ही शांत एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तांजीरो एक बात तो जानता था कि मुजान का भले ही सर काट दिया जाए, लेकिन वो उसे वापस से रीजनरेट कर लेगा। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सनलाइट में लाना। लेकिन सिर्फ इस एक तरीके की वजह से मुजान को हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसीलिए तांजीरो का फोकस होता है कि मुजान का कोई वीक पॉइंट उसे पता चल जाए और वो इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाकी हाशिरास के साथ शेयर कर सके। सडनली मुजान तांजीरो और गियू पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों डीमन स्लेयर्स उन अटैक्स को आसानी से डॉच कर लेते हैं। गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म डेड काम को, और मुजान के मल्टीपल अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अपने अगले अटैक से ही मुजान की स्पीड 10 गुना ज्यादा हो जाती है और तांजीरो इन अटैक्स को बेयरली ही डॉच कर पाता है। और तभी एकदम से मुजान का एक रैंडम अटैक तांजीरो की आंख पर आकर लगता है, जिससे उसकी राइट आई पूरी तरीके से कट जाती है। समहाउ गियू उसे मुजान से दूर ले जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि मुजान किसी भी अपर मून से कई गुना ताकतवर है, तो मुजान के ज्यादा पास में आकर लड़ना लिटरली इम्पॉसिबल है। फिर मुजान उनसे पूछता है कि सच बताना, तुम्हें सही में लगता है कि 2 हाशिराज मुझे हराने के लिए काफी हैं? गियू और तांजीरो को भी इस बात पर पूरा डाउट था कि तभी मुजान के पास एक सिग्नल आता है नाकिमे की तरफ से, जिसमें नाकिमे उसे बताती है कि ओबोनॉय और मित्सुरी दोनों ही मारे जा चुके हैं और अब वो फ्रीली इन्फिनिटी कैसल को मूव करवा सकती है, जिससे मुजान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने अटैक्स गियू
गियू और तांजीरो पर करना शुरू कर देता है। मूजान पर अटैक करना तो दूर की बात, तांजीरो तो उन्हें डॉज भी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि अब तांजीरो की एक आंख भी जा चुकी है तो वो नहीं चाहता कि वो गियू पर वर्डन बने, इसलिए वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करता है। लेकिन मूजान इतना फास्ट था कि तांजीरो उसके अटैक्स को स्मेल भी नहीं कर पाता। तांजीरो मूजान से बचने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि वो अपना बैलेंस खो देता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। मौका देखकर मूजान तांजीरो को खत्म करने के लिए अपना एक स्पेशल अटैक उस पर लॉन्च करता है, जिससे डेफिनेटली तांजीरो की मौत हो जाती। लेकिन तभी सीलिंग तोड़ते हुए एंट्री होती है मित्सुरी की, जो कि मूजान के हिसाब से मारी जा चुकी थी। मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग से मूजान पर कई सारे अटैक्स करती है, लेकिन मित्सुरी के अटैक्स मूजान को टच भी नहीं कर पाते और मूजान के लिए मित्सुरी का होना या ना होना एक ही बराबर था, जो देखकर मित्सुरी को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओबुनाई तांजीरो को उस अटैक से बचा लेता है और मूजान इन दोनों हाशिरास को देखकर नाकीमे पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी हमें रिवील किया जाता है कि योशिरो नाकीमे के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है उसके यूनिक ब्लड डीमन आर्ट की मदद से, और इस पॉइंट पर नाकीमे वही कर रही है जो कि उसे योशिरो करने के लिए कह रहा है। योशिरो गुस्से में कहता है कि मिस तामायो को मारकर तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती करी है और मैं इस गलती की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। तभी पूरा इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सब देखकर मूजान का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है और मित्सुरी उसे देखकर सिर्फ यही प्रे कर रही थी कि गियोमे वहां जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गियोमे ही इनका ट्रम्प कार्ड है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योशिरो मित्सुरी से कहता है कि तुम नाकीमे का ध्यान भटकाओ और मैं उसे अपने कंट्रोल में ले लूंगा, और वैसा ही होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि मूजान अपनी सारी ताकत लगा देता है और नाकीमे पर अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है और योशिरो भी अपनी सारी ताकत लगाकर रेजिस्ट करता है। तभी योशिरो के साथ जो डीमन स्लेयर था वो उसे एक ऑफर देता है कि तुम मेरा ब्लड पी लो, जिससे तुम्हें पावर मिलेगी और तुम मूजान को हरा पाओगे। लेकिन योशिरो उसे डांट देता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। मूजान धीरे धीरे नाकीमे पर वापस कंट्रोल लेने लगता है कि तभी बैटलफील्ड पर ओबुनाई और गियू मूजान पर हमला कर देते हैं। गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड और ओबुनाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म स्नेक स्लाइस, जिससे मूजान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इन अटैक्स को ब्लॉक करता है कि तभी योशिरो नाकीमे पर वापस कंट्रोल ले लेता है और जिस फ्लोर पर मूजान खड़ा था उस फ्लोर को गायब कर देता है, जिससे अनबैलेंस होकर मूजान नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नाकीमे मूजान के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, इसलिए वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और नाकीमे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले इन्फिनिटी कैसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता, योशिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है और सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर्स को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। और इस पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क के आखिरी पैनल में हम लोग देखते हैं कि सारे डीमन स्लेयर्स और मूजान वापस से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके साथ खत्म होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क और इसी पॉइंट पर स्टार्ट होता है सनराइज काउंटडाउन आर्क। अब इसका नाम ऐसा क्यों है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बाय द वे, अगर इस पॉइंट तक तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग लाइक कर सकते हो। खैर, हम लोग देखते हैं तांजीरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के मलबे पर पड़ा था, लेकिन वो अब सरफेस पर आ चुका है और योशिरो की मेहनत रंग लाई है। फिर हम लोग देखते हैं किरिया को, जो कि उसकी बड़ी बहन से पूछता है कि सनराइज होने में अब कितना टाइम बाकी है, जिस पर उसकी बहन बताती है 1 और आधा घंटा। मतलब अभी भी डीमन स्लेयर्स को 1.5 घंटे तक मूजान को रोक कर रखना है। और ये सुनते ही किरिया की 12 बज जाती है। ऑब्वियसली यार, मूजान से बड़ी मेहनत से तो ये लोग फाइट कर पा रहे हैं और ऊपर से 1 और आधा घंटा इसे रोक कर रखना है। तभी एक मैसेंजर क्रो सभी के पास जाता है और बताता है कि 1 और आधा घंटा बचा है सनराइज में। फिर तांजीरो अपने आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि गियू, ओबुनाई और मित्सुरी बिल्कुल परफेक्ट हैं। सभी को अच्छी कंडीशन में देखकर तांजीरो निकल पड़ता है मूजान को ढूंढने और तभी मूजान बिल्डिंग के मलबे में से निकलता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही गुस्से में। और बहुत ही गुस्से में मूजान कहता है कि तुम मुझे सनराइज तक रोक सकते हो? अगर रोक सकते हो तो रोक कर बताओ, मेरा नाम भी मूजान किबुत्सुजी है। तभी वो सभी हाशिराज पर अपने अटैक लॉन्च कर देता है और सभी हाशिराज भी जवाब में मूजान पर हमला करते हैं। ओबुनाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म को, मित्सुरी यूज करती है लव ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को और गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग के 8th फॉर्म को। और 3 हाशिराज के कॉम्बिनेशन से ओबुनाई समहाउ मैनेज कर लेता है मूजान के गले पर हमला करना। लेकिन जैसे ही वो मूजान के गले पर हमला करता है, इंस्टेंटली उसका गला हील हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जिसका मतलब मूजान का रीजनरेशन लिटरली गॉड लेवल है। अटैक करने के लिए तीनों हाशिराज अब मूजान के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और मूजान के इतने क्लोज रहना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मूजान अपने अटैक्स हाशिराज पर कर पाता,
था वहाँ पर कई सारे डीमन स्लेयर्स आ जाते हैं और खुद मुजान के अटैक्स झेल कर हाशिरास को बचा लेते हैं। और एक साथ इतने डीमन स्लेयर्स को मरते देख हाशिरास की आंखें खुली रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और तो और खून की उल्टियां भी कर रहा था, जिस पर फिर मुजान एक्सप्लेन करता है कि जो लोग मेरे अटैक से एक बार में मारे जाते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मरे तो उन्हें इतने खतरनाक लेवल का इन्फेक्शन हो जाता है कि वो तड़प तड़प कर मरते हैं। क्योंकि मुजान के हर अटैक के साथ साथ वो अपना ब्लड भी ओपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर देता है और हम सभी जानते हैं कि मुजान का ब्लड अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या हो सकता है। जिसके बाद मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम डीमन नहीं बनोगे, क्योंकि मैंने अपना इतना सारा ब्लड तुम्हारे अंदर डाल दिया है कि तुम उसे झेल ही नहीं सकते और तुम डीमन बनने से पहले ही मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लिटरली तुम देख ही सकते हो उसकी राइट आंख जहां पर मुजान का अटैक उसे लगा था वहां पर एक काफी बड़ा ट्यूमर टाइप्स हो चुका है और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि अभी तक सो रही थी लेकिन एकदम से उठ जाती है। जिस पर सुकोंजी उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन बिना कुछ बताए नेजुको वहां से बाहर निकलती है और भागने लगती है। तभी बाहर बैठे तेनगिन और शिंजूरो किरिया से पूछते हैं कि क्या उन्हें नेजुको को रोकना चाहिए, और किरिया का मानना था कि मुजान का ब्लड उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उसके कंधे पर किरिया के डैड यानी कि कगाया का हाथ आता है और उनकी स्पिरिट किरिया से कहती है कि नेजुको को करने दो जो वो करना चाहती है। इसीलिए वो तेनगिन और शिंजूरो को ऑर्डर देता है कि उसे जाने दे। भले ही किरिया ऐसा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा। सुकोंजी, जो कि अभी भी नेजुको का पीछा कर रहा था, अपने बुढ़ापे की वजह से ज्यादा देर तक अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख पा रहा था और इसीलिए नेजुको उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। एक्चुअली में नेजुको को उसके फादर का विजन आ रहा था, जो कि उसे बता रहे थे कि उसे कहाँ जाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द बैटलफील्ड पहुंच सके और तांजीरो को बचा ले। जिसके बाद नेजुको एक क्लिफ से नीचे कूद जाती है और सुकोंजी ये देखकर शॉक था, क्योंकि मिस तामायो की मेडिसिन ने नेजुको पर काम नहीं करा और अभी भी वो एक डीमन ही है। जिसके बाद हम गियू, मित्सुरी और ओबोनोय को देखते हैं, जो कि अभी भी मुजान से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन मुजान की ओवरवेलमिंग पावर्स के सामने ये तीन हाशिरास कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर हाशिरास मुजान के सामने जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क की वजह से। लेकिन मित्सुरी फिर भी मुजान के अटैक्स डॉज नहीं कर पा रही थी और इस पॉइंट तक उसके काफी सारे अटैक्स मित्सुरी को हिट कर चुके थे और अब मित्सुरी नहीं लड़ पा रही थी। लेकिन तभी एक ही झटके में मुजान का टेंटिकल तबाह हो जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की, जिसे देखकर मित्सुरी काफी रिलीफ फील करती है और गियोमे अपने वेपन को स्विंग करते हुए कहता है सॉरी फॉर बीइंग लेट, और मुजान गियोमे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि तभी मुजान के पीछे से द विंड हाशिरा सानेमी पीछे से अटैक करता है और मुजान को आधे हिस्से में काट देता है। जिसके बाद वो कई सारी लिक्विड की बॉटल्स मुजान पर फेंकता है, जिसे मुजान इजीली काट तो देता है लेकिन उससे मुजान की पूरी बॉडी पर वो लिक्विड फैल जाता है और इंस्टेंटली ही सानेमी उस पर एक माचिस फेंक देता है, जिससे मुजान की पूरी बॉडी जलने लगती है और मुजान समझ जाता है कि इस पॉइंट से फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। जिसके बाद गियू की नजर पड़ती है मुराता पर और गियू उसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, तो उसे किसी सेफ जगह ले जाओ और ट्रीट करने की कोशिश करो। और मुराता वैसा ही करता है, वो तांजीरो को लेकर जाता है, लेकिन उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि गियू को उसका नाम याद है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तांजीरो का सपना, जो कि वो करंटली देख रहा है। तांजीरो एक पुराने घर के सामने लकड़ियां काट रहा था, जो घर पता नहीं कैसे पर तांजीरो को जाना पहचाना लग रहा था कि तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है और दूसरे इंसान की तरफ इशारा करती है और वो इंसान तांजीरो को देखकर रिस्पेक्टफुली बाव करता है और तांजीरो से देखकर ही समझ जाता है कि यही है सन ब्रीदिंग का ओरिजिनल यूजर योरिची। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुराता को, जो कि वो सारी चीजें कर रहा है जो कि वो कर सकता है तांजीरो को ठीक करने के लिए, लेकिन सडनली तांजीरो सांस लेना बंद कर देता है और इससे मुराता बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। फिर हम तांजीरो के सपने में देखते हैं कि योरिची उससे कहता है कि एक बात है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। तांजीरो कहता है कि आज से 2 साल पहले हम लोग मिले थे और ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो। और तो और सुमीरे भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उस टाइम तक तो वो काफी छोटी बच्ची थी। और फिर जाकर तांजीरो को रियलाइज होता है कि इस पॉइंट पर वो उसके एंसेस्टर की बॉडी में है, या कह सकते हो कि वो अपने एंसेस्टर सुमियोशी की मेमोरीज में है, जो कि डायरेक्टली फ्रेंड थे योरिची के। योरिची कहता है कि जब मैं दूसरे लोगों को खुश देखता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है
और इस वर्ल्ड में पैदा होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर योरुइची को याद आता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान थी और वो योरुइची के लिए हमेशा प्रे करा करती थी, क्योंकि उस टाइम सभी को ये लगता था कि योरुइची डेफ है। मतलब अगर तुमने कोकोशिबो वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें योरुइची का पूरा पास्ट पता होगा। और इसलिए योरुइची की मॉम सन गॉड से हमेशा प्रे करती थी कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा योरुइची पर बनाए रखे। और योरुइची का भाई मिचिकात्सु भी उसकी काफी ज्यादा चिंता करता था। भले ही उसे योरुइची से बात करने के लिए दर्दनाक पनिशमेंट्स मिला करती थी, फिर भी मिचिकात्सु हमेशा योरुइची की मदद करने की कोशिश करता था। और उसी दौरान मिचिकात्सु ने योरुइची को वो फ्लूट भी दी थी। जिस रात योरुइची की मॉम की डेथ हो जाती है, योरुइची अपना घर छोड़कर चला जाता है। घर से भागने के बाद योरुइची एक दिन और एक रात तक सिर्फ दौड़ता ही रहा। फिर योरुइची को दिखाई पड़ती है एक लड़की जो कि लगभग उसी की एज की थी। वो लड़की बिना कोई मूवमेंट करे बस एक खेत में खड़ी थी। फिर योरुइची के पूछने पर वो लड़की बताती है कि किसी बीमारी के चलते उसकी पूरी फैमिली मारी गई और क्योंकि अब वो सिर्फ अकेली बची है इसलिए वो कुछ टेडपोल्स को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। लेकिन उसी जगह खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है और वो लड़की ना कुछ बोलती है और ना ही वहाँ से हिलती है। फिर रात हो जाने के बाद वो वापस से टेडपोल्स को अपनी जगह छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टेडपोल्स अपनी फैमिली से अलग हो जाएं। उस लड़की को उदास देखकर योरुइची एक ऑफर देता है कि क्यों ना उन टेडपोल्स की बजाय मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। और वो लड़की शॉक में योरुइची की तरफ देखती है। और ये पूरी स्टोरी योरुइची खुद ही नरेट कर रहा था तांजीरो के एंसेस्टर को। और योरुइची बताता है कि उस लड़की की आंखें बिल्कुल ही ऑब्सीडियन की तरह थी। उस लड़की का नाम था यूता। और इस इंसिडेंट के बाद से योरुइची और यूता हमेशा से साथ में रहने लगे। जहाँ एक तरफ योरुइची बिल्कुल ही शांत था और कुछ भी नहीं बोलता था, वहीं यूता इसकी ठीक ऑपोजिट थी। वो लड़की बहुत ज्यादा ही बातूनी थी और किसी से भी कितनी भी देर तक नॉन स्टॉप बातें कर सकती थी। योरुइची का मानना था कि वो बाकी लोगों से बहुत अलग है और इसलिए कोई भी उसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता था। लेकिन यूता एक एक्सेप्शन की तरह योरुइची को नॉर्मल ट्रीट करती थी। और योरुइची खुद को एक पतंग की तरह डिस्क्राइब करता है जो कि कट चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन यूता ने उसकी पतंग को संभाला और योरुइची का नॉर्मल लाइफ जीने का सपना पूरा किया। फिर टाइम स्किप होता है 10 सालों के लिए, जब योरुइची और यूता दोनों की ही शादी हो चुकी थी और इस टाइम तक यूटा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिर एक दिन योरुइची मिडवाइफ को लाने के लिए शहर जाता है, क्योंकि वो लोग गांव से भी दूर एक अलग ही घर में रहते थे। और योरुइची का प्लान था कि वो शाम से पहले मिडवाइफ को लेकर वापस घर आ जाएगा। लेकिन रास्ते में योरुइची की मुलाकात होती है एक बूढ़े इंसान से जो कि पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली में उस बूढ़े इंसान का बेटा एक वॉर में जख्मी हो गया था, तो बस वो बूढ़ा इंसान चाहता था कि वो अपने बेटे को एक बार जिंदा देख ले, जिसमें योरुइची उसकी मदद करता है और उस बूढ़े इंसान को अपने बेटे से मिलवा देता है। लेकिन इस सब के दौरान योरुइची को टाइम का पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते आधी रात हो जाती है। फिर जितनी जल्दी हो सके योरुइची अपने घर लौटता है। एंड गेस व्हाट, योरुइची देखता है कि यूटा अपने बेबी के साथ ऑलरेडी मारी जा चुकी है और ये काम करा था किसी डीमन ने जो कि सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। तांजीरो जो कि इस कहानी को सुन रहा था, उसकी हालत खराब हो जाती है और योरुइची कहता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए कितनी ही स्पेशल क्यों ना हो, अगर तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा तो कोई भी आकर उसे तबाह कर देगा। ये इंसिडेंट हो जाने के 10 दिन बाद तक योरुइची सिर्फ अपनी वाइफ की लाश को गोद में लेकर बैठा हुआ था, बिना हिले और बिना कुछ बोले। कि 10 दिन बाद वहां पर एक डीमन स्लेयर पहुंचता है जो कि एक डीमन का पीछा कर रहा था और वो योरुइची को इस हालत में देखता है। फिर उस डीमन स्लेयर के इंसिस्ट करने पर योरुइची अपनी फैमिली की बॉडी को दफनाता है। योरुइची कहता है कि उसका सपना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने का था। क्या ये सपना इतना बड़ा था? योरुइची कहता है कि मेरा ये सपना अब कभी सच नहीं हो सकता, जबकि मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। फिर योरुइची को डीमंस के बारे में और चीजें पता चलती है और वो डिसाइड करता है एक डीमन स्लेयर बनने का। जिसके बाद योरुइची ने देखा कि सभी डीमन स्लेयर्स सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ और स्किल्स के बलबूते पर ही डीमन से लड़ते हैं, इसलिए योरुइची ने उन सभी को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाई। हालांकि सन ब्रीदिंग कोई सीख नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक थी, लेकिन सन ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर सभी डीमन स्लेयर्स ने अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल डेवलप करी और जिन चुनिंदा डीमन स्लेयर्स ने ब्रीदिंग स्टाइल को अडेप्ट कर लिया था उन सभी को टाइटल मिला हाशिरा का। जिसके कुछ टाइम बाद मिचिकात्सु ने भी डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया। और अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मिचिकात्सु आखिर डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन क्यों करता है। जिसके बाद योरुइची बताता है कि वो कैसे पहली बार मुजान से मिला। डीमन स्लेयर बन जाने के कुछ साल बाद
पहली बार योरुइची मुजान के सामने आता है। मुजान को पहली बार देखकर ही योरुइची समझ जाता है कि मेरा जन्म इस व्यक्ति को मारने के लिए हुआ है। मुजान को बस देख लेने मात्र से योरुइची समझ गया था कि मुजान के दिमाग में कुछ तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है और योरुइची को मुजान बिल्कुल ही वॉल्केनो की तरह लग रहा था जो कि किसी भी सेकंड फट सकता है। क्योंकि योरुइची सभी डीमन स्लेयर्स को ब्रीदिंग स्टाइल सिखा रहा था, इसलिए मुजान उसे पर्सनली मारना चाहता था और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मुजान अपना पहला अटैक योरुइची पर लॉन्च करता है। उस अटैक को योरुइची आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन योरुइची को ये समझ में आ गया था कि इसके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर कोई भी अटैक उसे हिट करेगा तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। अब क्योंकि योरुइची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता था, इसीलिए वो मुजान के अंदर देखता है कि मुजान की बॉडी के अंदर 5 ब्रेन्स थे और 7 दिल थे। मुजान की ओवरवेलमिंग पावर्स के बावजूद योरुइची अपने 12 ब्रीदिंग फॉर्म्स को एक साथ मिलाता है और एक ही साथ एक ही मूव में कंबाइन करके 13th सन ब्रीदिंग का फॉर्म मुजान पर यूज करता है, जिससे एक ही झटके में मुजान की हालत खराब हो जाती है। और इस स्टोरी को सुन रहा तांजीरो समझ जाता है कि यहीं पर पहली बार योरुइची ने 13th फॉर्म या कह लो सन ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म को यूज किया था। इस अटैक के बाद मुजान की बॉडी टुकड़ों में बट गई थी और वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था, टू दी पॉइंट कि बस वो कैसे भी करके अपने सर को अपनी जगह पर रख रहा था अपनी कटी हुई बॉडी का यूज करके। योरुइची समझ जाता है कि मुजान रीजनरेट इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि योरुइची की ब्लेड है ब्राइट रेड स्वॉर्ड। फिर योरुइची मुजान से पूछता है कि तुम्हारे आखिरी वर्ड्स क्या हैं, लेकिन मुजान मात्र इस एक अटैक से इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो योरुइची को कुछ भी नहीं बोलता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था और आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर योरुइची की नजर पड़ती है मुजान की राइट हैंड मिस तामायो की तरफ, जो कि मुजान को देख रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, मानो वो चाहती थी कि मुजान मारा जाए। इसलिए योरुइची मिस तामायो को कुछ नहीं करता और सीधा मुजान को खत्म करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता या रिएक्ट कर पाता, मुजान अपनी बॉडी को कई हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट कर लेता है और ये मूव इतना ज्यादा रैंडम था कि योरुइची 1800 टुकड़ों में सिर्फ 1500 टुकड़े ही काट पाता है और जो कुछ टुकड़े बच गए थे वो फिर कहीं जाकर मुजान की बॉडी को रीजनरेट करते हैं। मिस तामायो जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मुजान किबुत्सुजी को मर जाना चाहिए था, लेकिन तभी उसे शॉक लगता है क्योंकि उसने मुजान का नाम ले लिया लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर योरुइची मिस तामायो के पास जाता है और मिस तामायो उसे बताती है कि कैसे मुजान डीमंस का ओरिजिनेटर है और ये भी बताती है कि आज के बाद मुजान कभी सामने नहीं आएगा जब तक योरुइची मारा ना जाए। जिसके बाद मिस तामायो वादा करती है कि वो डीमन स्लेयर्स का साथ देगी मुजान को मारने में, और क्योंकि वो सच बोल रही थी इसलिए योरुइची उसे वहां से जाने देता है। और तांजीरो जो कि इस कहानी को सुन रहा था वो शॉक हो जाता है कि ये लड़की मिस तामायो थी। जिसके बाद जब वो वापस से डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तब सभी डीमन स्लेयर्स उसे बताते हैं कि उसके भाई मिचिकात्सु ने डीमन बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उन्हें पता चलता है कि योरुइची ने भी मुजान को जाने दिया तब सभी डीमन स्लेयर्स उस पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और मुजान की इन्फॉर्मेशन जिसके पास सबसे ज्यादा थी मिस तामायो उसे भी योरुइची ने जाने दिया। इस बात से सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद डीमन स्लेयर्स के मेजॉरिटी लोग डिसाइड करते हैं कि योरुइची को सबके सामने मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन उस टाइम के न्यूली अपॉइंटेड हेड ने इस बात की मंजूरी नहीं दी क्योंकि वो एक 8 साल का बच्चा था जिसने अपने फादर को रिसेंटली खोया है और ऊपर से योरुइची ने भी अपना बेस्ट दिया। इसलिए योरुइची की मौत को डिले कर दिया जाता है और उसे डीमन स्लेयर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस कहानी के एंड में योरुइची बताता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो कि मुजान को मार सकता था और ये एकमात्र कारण था उसके जन्म लेने का, लेकिन वो उसे भी पूरा नहीं कर पाया। सभी डीमन स्लेयर्स को निराश किया, अपनी फैमिली तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आगे चलकर मुजान की वजह से जितने लोग मारे जाएंगे इन सब का जिम्मेदार योरुइची खुद को समझता है। तांजीरो जो कि ये सारी बातें सुन रहा था वो रोने लगता है ये सोचते हुए कि इसमें योरुइची की कोई गलती नहीं। जिसके बाद सुमिरे जो कि तांजीरो के एंसेस्टर की बेटी है वो योरुइची के पास जाती है और उसे गोद में लेने के लिए कहती है और योरुइची परमिशन लेकर उसे गोद में खिलाने लगता है और देखते ही देखते सुमिरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। वो हवा में खुश होकर चिल्लाने लगती है और सुमिरे को इतना ज्यादा खुश देखकर योरुइची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर सुमियोशी की वाइफ आ जाती है जो कि योरुइची को इस हाल में देखकर
कंफ्यूज हो जाती है और वो योरुइची को चुप कराते हुए शाम के खाने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद तांजीरो सोचता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद काश योरुइची को शांति मिल गई हो। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर मुजान और सभी हाशिरास के बीच में फाइट चल रही थी। गियो में ये चीज नोटिस करता है कि मुजान के अटैक्स धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं, इस पॉइंट तक कि अब मित्सुरी अपने सिर्फ लक की वजह से जिंदा है। जिसके बाद मुजान स्पेशली मित्सुरी पर अटैक करता है और उसके फेस के आधे हिस्से के साथ साथ उसका राइट शोल्डर भी कम्प्लीटली काट देता है। और तभी मित्सुरी को बचाने वहाँ सभी हाशिराज आ जाते हैं और समहाउ मुजान के अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद ओबोनॉय मित्सुरी को एक सेफ जगह ले जाता है और वहाँ एक डीमन स्लेयर से कहता है कि जल्द से जल्द योशिरो को ढूंढो क्योंकि सिर्फ वही मित्सुरी को हील कर सकता है। हालांकि मित्सुरी अभी भी फाइट करना चाहती थी लेकिन ओबोनॉय उसे साफ मना कर देता है। ओबोनॉय वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मित्सुरी उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मरना मत। वहाँ से बैटलफील्ड की तरफ वापस जाते हुए ओबोनॉय सोचता है कि कैसा होता अगर वो और मित्सुरी एक नॉर्मल वर्ल्ड में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मिले होते तो। लेकिन जो भी हो सबसे पहले तो मुझे मरना होगा और इस बेकार के ब्लड लाइन से छुटकारा लेना होगा। दौड़ते हुए ओबोनॉय के मुंह से उसकी बैंडेजेस गिर जाती है और ओबोनॉय का फेस रिवील करता है। ओबोनॉय के मुंह पर लगा एक बड़ा सा कट। फिर ओबोनॉय मन में ही मित्सुरी को बताता है कि वो एक बहुत ही बेकार फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली के लोग सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। ओबोनॉय बताता है कि उसकी फैमिली किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी जिसके पास अंधा पैसा और उससे भी ज्यादा पोजेशन था। लेकिन इस फैमिली में 370 सालों के बाद जो पहला लड़का पैदा हुआ था वो था ओबोनॉय और इतना रेयर इवेंट होने की वजह से उसकी फैमिली ओबोनॉय को बेच देती है। हालांकि उसे बहुत पहले ही मार दिया जाता लेकिन क्योंकि ओबोनॉय की आंखों का कलर अलग था इसलिए उसे जिंदा रखा ताकि बाद में मारा जा सके। बेसिकली ओबोनॉय की फैमिली जिस डीमन की पूजा करती थी वो डीमन ओबोनॉय को खाना चाहता था और वो चाहता था कि ओबोनॉय को थोड़ा बड़ा किया जाए खिलाकर, उसके बाद वो डीमन उसे खाएगा। उस डीमन का आधा शरीर सांप जैसा दिखता था और उस डीमन के ऑर्डर्स पर ही ओबोनॉय की फैमिली ने उसका मुंह काट दिया था। ओबोनॉय को बचपन से ही जेल में रखा जाता था ताकि जिस दिन वो बड़ा हो जाए डीमन उसे खा सके। और उसी जेल में ओबोनॉय का एक दोस्त भी बन जाता है, एक व्हाइट कलर का स्नेक जो कि हमेशा ओबोनॉय के साथ उसके गले पर रहता है। ओबोनॉय जैसे तैसे उस लकड़ी की जेल को काट कर वहाँ से बाहर निकल जाता है लेकिन ये बात उस डीमन को पता चल जाती है और वो डीमन ओबोनॉय का पीछा कर उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो ओबोनॉय को मारकर खा लेता। फ्लेम हाशिरा शिंजूरो उसे आकर बचा लेता है। अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की मदद से वो उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसके बाद ओबोनॉय डीमन स्लेयर ज्वाइन करता है। लेकिन इस सब के बाद भी हर सेकंड ओबोनॉय को ऐसा लगता है जैसे उसके मरे हुए फैमिली मेंबर्स उसके साथ ही हैं और हर पल उसे देख रहे हैं और ओबोनॉय चाहता है कि वो मारा जाए और इस गंदी सी बॉडी से बाहर निकल जाए। इसलिए वो मुजान को मारकर खुद भी मर जाएगा और अगले जन्म में उसका और मित्सुरी का रियूनियन होगा और इस बार वो मित्सुरी को जरूर कन्फेस करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको को जो कि बैटलफील्ड के बहुत ज्यादा ही क्लोज आ चुकी है और वहीं दूसरी तरफ काकुशी अपना अपना काम कर रहे हैं जैसे कि आम सिटीजन्स को बैटलफील्ड से दूर रखना और बिल्डिंग्स में फंसे जरूरतमंद लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना। जिनमें से कुछ काकुशी का काम था बिल्डिंग के मलबे में से लोगों को बाहर निकालना। और जब वो लोग अपना काम कर रहे थे तभी एक काकुशी को लकड़ियों के नीचे एक बिल्ली दिखाई देती है। जैसे ही वो लोग उस बिल्ली पर से लकड़ियों को उठाते हैं वो बिल्ली तेजी से दौड़ते हुए बैटलफील्ड की तरफ पहुंच जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये मिस तामायो की कैट है जिसकी पीठ पर एक बैग लगा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं ओबोनॉय और सानेमी को जो कि मुजान के काफी क्लोज आकर उससे लड़ रहे थे। तभी ओबोनॉय काफी स्मार्ट तरीके से मुजान का हाथ काट देता है जिस पर मुजान सोचता है कि ये हाशिरा जो एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश बेकार है, जब भी मैं चाहूँ यहाँ से निकल सकता हूँ। ओबोनॉय बड़ी ही ध्यान से मुजान से लड़ाई कर रहा था क्योंकि उसका एक गलत कदम और ओबोनॉय की जान गई। ओबोनॉय खुद से कहता है कि मैं खुद को तभी बेहोश होने दूंगा जब सनराइज होने में सिर्फ 1 सेकंड बाकी हो क्योंकि मुजान को रोक के रखने में उन डीमन स्लेयर्स का भी हाथ है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद हम देखते हैं गियो को जो कि इस पॉइंट तक बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी में भी मुजान का काफी सारा वेनम जा चुका है और इसीलिए मुजान के एक अटैक से गियो के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओबोनॉय और गियो में इंटरप्ट कर देते हैं और सानेमी गियो को एक तलवार फेंक कर देता है ये कहते हुए कि अभी भी सनराइज नहीं हुआ है और अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो सानेमी खुद ही उसे मार देगा। गियो उस तलवार को उठाता है और वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट को यूज करता है खुद से ये कहते हुए कि मैं सबसे आखिर में हार मानूंगा। फिर मुजान ये सब देखकर सोचता है कि हाशिराज तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अड़ियल निकले लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सभी हाशिराज में मेरा वेनम बहुत ज्यादा जा चुका है और अब बस कुछ ही टाइम में सभी हाशिराज मारे जाएंगे। और सभी हाशिराज इस चीज को नोटिस करते हैं कि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। सभी हाशिराज कमजोर हो चुके हैं
और सभी का फोकस लगभग खत्म हो चुका है कि तभी वहाँ पर मिस तामायो की कैट आ जाती है और उसकी पीठ पर लगे बैग के अंदर मुजान के पॉइजन से बचने के लिए एंटीडोट्स हैं और वो कैट सभी हाशिराज को वो एंटीडोट्स दे देती है और सभी हाशिराज वो इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेते हैं और अगले ही सेकंड मुजान उस बिल्ली को काट देता है और ये सोचने लगता है कि आखिर वो चीज क्या थी। वहीं दूसरी तरफ सभी हाशिराज नोटिस करते हैं कि उस इंजेक्शन का असर इंस्टेंटली हो गया है और जो कमजोरी और ट्यूमर उनकी बॉडी में आ गया था वो भी इंस्टेंटली गायब हो चुका है और इससे हाशिराज को बहुत ज्यादा मदद मिलती है और अब वो पहले की तरह मुजान से फाइट कर सकते हैं। गियोमे समझ जाता है कि ये इलाज सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से वो मुजान को काफी देर तक रोक सकते हैं और इससे मुजान के समझ में आ जाता है कि आखिर अभी हुआ क्या है और इससे मुजान को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो अपने अटैक्स रैंडमली हाशिराज पर करने लगता है और हाशिराज उन अटैक्स को बेयरली ही डॉज कर पाते हैं। इस सब के बीच में ओबनाए सोचता है कि अभी तक की फाइट में उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो जेल में कैद था बचपन में तब उसे कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था। उसके पूरे बचपन में सबसे भारी चीज जो कि उसने उठाई थी वो थी चॉपस्टिक्स और सबसे बड़ा काम जो उसने करा था वो था उस जेल से बाहर निकलना। फिर ओबनाए को याद आता है कि मैसेंजर क्रोज ने सभी को बताया था कि तोकितो ने अपनी तलवार का कलर ब्राइट रेड कर लिया था और वो ऐसा कर पाया था सिर्फ तलवार को बहुत ताकत से पकड़कर। ओबनाए को इस चीज की डिटेल्स तो नहीं पता थी, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि अगर उसने ब्राइट रेड स्वॉर्ड नहीं करी तो वो मुजान को कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ओबनाए अपनी सारी ताकत को जुटाकर सारा कंसंट्रेशन अपने ग्रिप पर करता है एंड इवेंचुअली उसकी तलवार भी ब्राइट रेड कलर की हो जाती है। तभी ओबनाए को रियलाइज होता है कि उसने अपना पूरा ध्यान अपनी स्वॉर्ड पे कंसंट्रेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और तभी मुजान के टेंटिकल्स ओबनाए पर अटैक कर देते हैं। तभी सानेमी जोर से चिल्लाकर ओबनाए को पीछे देखने के लिए कहता है। ओबनाए सोचता है कि इस दौरान अगर कोई हाशिरा मारा जाता है या किसी वजह से लड़ नहीं पाता है तो इसका भुगतान बाकी हाशिरास को करना पड़ेगा, क्योंकि एक और हाशिरा का बर्डन सभी में डिवाइड हो जाएगा। ओबनाए वहां से हिलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी और उसे सिर्फ अपने हाथ ही फील हो रहे थे। तभी वहां पर गियो आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुजान का अटैक इतना पावरफुल था कि गियो भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि ओबनाए इजीली मुजान के हमले से बच जाता है और हवा में छलांग लगा देता है। मौका देखकर मुजान ओबनाए पर बीच हवा में ही हमला करता है, लेकिन मुजान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देखकर कि ओबनाए ने ना केवल उसके अटैक को डॉज किया बल्कि इजीली उसके हाथ को भी काट दिया। मुजान ये चीज नोटिस करता है कि ओबनाए का हमला पहले के किसी भी हमले से ज्यादा पावरफुल था और इस बार जो ओबनाए ने उसके हाथ को काटा है उसे रीजनरेट करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तभी एकदम से मुजान का दूसरा हाथ भी कट जाता है। मुजान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था जो कि उस पर हमला कर रहा था। मुजान ये तो समझ गया था कि ये मिस तामायो का कोई ब्लड डिमन आर्ट है, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि फिर भी वो उन्हें फील क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन अपनी कमाल की सुनने की शक्ति से मुजान ये समझ जाता है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लोग हैं जो कि उस पर इनविजिबल होकर अटैक कर रहे हैं और इसीलिए मोस्ट पॉसिबल लोकेशन पर मुजान अपने अटैक्स लॉन्च करता है और एक साथ वो तीनों अटैकर्स पर अपना अटैक हिट कर देता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 3 अटैकर्स और कोई नहीं इनोस्के, जेनित्सु और कानाओ थे, जिनके ऊपर से मुजान ने सील काट दी थी जो कि योशिरो का ब्लड डिमन आर्ट है। गियोमे उन सभी को देखकर बहुत खुश होता है, जिस पर इनोस्के जोर से चिल्लाता है कि वो कभी नहीं मर सकता और वो अमर है और तो और उसके पास ऐसी कई सारी सील्स हैं जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। और इससे पहले इनोस्के अपनी बात को कंप्लीट कर पाता मुजान उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ओबनाए मुजान के दोनों हाथ काट देता है, जिससे सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि ब्राइट रेड स्वॉर्ड होने से मुजान का रीजनरेशन पहले से ज्यादा स्लो हो जाता है और सानेमी ये जानकर बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कानाओ और जेनित्सु को जो कि अपने सर पर वापस से सील्स लगा लेते हैं और इनविजिबल होकर मुजान पर हमला करते हैं। कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म सैफ्लावर रोब और जेनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग के 1st फॉर्म थंडर क्लैप फ्लैश को, जिस पर मुजान कहता है कि तुम्हारे बेस्ट अटैक्स भी मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। कि तभी वहां पर ओबनाए आता है और यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग 3rd फॉर्म टाइटनिंग कॉइल। अब डीमन स्लेयर्स के बढ़ चुके नंबर्स और ओबनाए की रेड ब्लेड स्वॉर्ड की वजह से गियोमे के ऊपर थोड़ा कम प्रेशर आता है और वो अपने वेपन्स को आपस में टकराकर ब्राइट रेड वेपन्स को मैनिफेस्ट कर लेता है। अब अपने ब्राइट रेड वेपन से गियोमे मुजान पर हमला करता है और उसका लेफ्ट शोल्डर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर गियो और सानेमी दोनों ही एक दूसरे की स्वॉर्ड्स को आपस में टकराते हैं और दोनों की ही स्वॉर्ड्स का कलर चेंज होकर ब्राइट रेड हो जाता है। कि तभी वहां पर एक मैसेंजर क्रो आता है और सभी लोगों को बताता है कि सनराइज होने में अभी 1 घंटा और 3 मिनट बाकी है। ये सुनकर सानेमी और गियो दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपनी ब्राइट रेड स्वॉर्ड के साथ मुजान से लड़ने के लिए।
फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो को, जो कि अभी भी बेहोश है और योशिरो उसे मिस तामायो का बनाया हुआ इंजेक्शन लगाता है, जिस पर मुराता कहता है कि इसे इतने सारे इंजेक्शंस लगाना अच्छा नहीं होगा। और योशिरो बड़े ही गुस्से में उससे कहता है कि तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसलिए वो हर कोशिश करेंगे जो कि वो कर सकते हैं। फिर डीमन स्लेयर्स तांजीरो के हाथ से उसकी तलवार को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांजीरो की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग नहीं छुड़ा पाते। और योशिरो इसे एक साइन की तरह लेता है कि अभी भी तांजीरो में लड़ने की विल पावर है। और तभी एक डीमन स्लेयर बताता है कि तांजीरो की पल्स वापस आ चुकी है। और इससे शॉक होकर सभी लोग तांजीरो को उठाने की कोशिश करते हैं और मुराता चिल्लाते हुए कहता है कि मुजान हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, हम सभी को कंट्रीब्यूट करना ही होगा। कि तभी तांजीरो अपनी ग्रिप को और टाइट करता है और एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक काकुशी को, जो कि बैटलफील्ड का जायजा ले रहा था और बस वो यही उम्मीद कर रहा था कि सनराइज तक सभी हाशिरास मुजान को रोक कर रख लें। तभी हम देखते हैं ग्योमे अपने वेपन से मुजान पर हमला करता है और उसकी बॉडी का मिडिल पार्ट पूरी तरीके से फाड़ देता है। तभी सानेमी दौड़ते हुए जाता है और जमीन पर पड़ी हुई एक सील को उठाकर अपने सर पर लगा लेता है और अनलीश करता है विंड ब्रीथिंग के 7th फॉर्म को। अब क्योंकि ग्योमे पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची नहीं थी, इसलिए वो मुजान की बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। और क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता है, तो वो देखता है मुजान की बॉडी के अंदर और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि मुजान के पास कई सारे हार्ट्स और कई सारे ब्रेन्स हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसका सर भी काट दें, इसके पास फिर भी कई ऑर्गन्स हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। फिर ग्योमे सोचता है कि क्यों ना हम इसके वाइटल ऑर्गन्स पर ही हमला करें, लेकिन अकेले ग्योमे की हमला करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो सभी हाशिरास से कहता है कि अपना सारा कंसंट्रेशन अपने विजन पर लगाओ और मुजान की बॉडी के अंदर देखने की कोशिश करो, क्या तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ओबनाए मुजान की बॉडी को ध्यान से देखता है, वो भी ये देखकर शॉक रह जाता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुजान गुस्से में अपने सभी टेंटिकल्स और दोनों हाथों को पूरी ताकत लगाकर अपने सराउंडिंग्स में उनसे अटैक करता है और इससे इतना पावरफुल धमाका होता है कि बाहर खड़ा काकुशी इस विजन को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि मुजान अपने पैरों पर अकेला खड़ा है और उसके जस्ट बगल में ही ग्योमे आकर गिरा हुआ है और उसका एक पैर भी कट चुका है और इसके साथ ग्योमे बेहोश भी हो चुका है। फिर वो देखता है एक घर की छत पर सानेमी की बॉडी पड़ी है, वो भी अनकॉन्शियस, और इसी तरह सभी डीमन स्लेयर्स कहीं ना कहीं बेहोश पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कानाओ को, जिसके सर पर से वो सील नीचे गिर जाती है और मुजान बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। कानाओ पूरी कोशिश करती है मुजान से लड़ने की या एटलीस्ट खड़े होने की, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर मुजान अपना हाथ उठाता है और कानाओ को बस मारने ही वाला था कि तभी वहां एंट्री होती है तांजीरो की, जो कि यूज करता है सन ब्रीदिंग डांस ऑफ द फायर गॉड शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, जिससे मुजान का हाथ कंप्लीटली कट जाता है और वापस रीजनरेट भी नहीं हो रहा। जिसके बाद बैडएस तरीके से तांजीरो कानाओ को काकुशी के पास छोड़ देता है और कहता है इसका ध्यान रखना। मुजान तांजीरो पर कमेंट करता है कि तुम बहुत ही गंदे दिख रहे हो, और बिना कोई जवाब दिए तांजीरो गुस्से में मुजान की तरफ देखता है। तांजीरो को इस स्टेट में देखकर मुजान समझ जाता है कि तांजीरो की काफी ज्यादा पावर्स बढ़ गई है और वो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम दोनों में से डीमन आखिर है कौन। और तांजीरो बहुत ही गुस्से में मुजान से कहता है कि चलो आज इस खेल को खत्म कर ही देते हैं। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जानता हूँ तुम लोग पूरे आर्क को एक ही वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये आर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे एक वीडियो में करना इम्पॉसिबल है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लेट है, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, बट लेट्स दैट कीप असाइड। अब मैं वापस से आ चुका हूँ एंड अब मैं फुल टाइम यूट्यूब भी कर रहा हूँ, तो तुम लोग को जल्दी वीडियोस देखने को मिलेगी। खैर, मेरे पास इस चैनल के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्लान्स भी हैं और मैं कई नई चीजें ट्राई भी करने वाला हूँ। सो इन केस तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज फाइनल पार्ट वो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।